अगर आपके मन में लोगों के लिए अच्छी श्रद्धा है, नोबल रखना चाहते हैं आप थ्रू आउट लाइफ, तभी इसको चुनें। ये सिर्फ और पढ़ाई सिर्फ पढ़ाई 12 साल की है, 12 साल की पढ़ाई है, सिर्फ 12th के मिनिमम बाद। 12th के बाद। जी और ईशान जी। चिड़चिड़ापन ये सब बढ़ गया है। तो हम्म इसका रीज़न कहीं ना कहीं मुझे ये भी लगता है कि ये जो हम लोग अपने नॉर्मल बायोलॉजिकल क्लॉक से छेड़छाड़ कर रहे हैं, वो एक बहुत बड़ा कारण है इसके लिए। ठीक है। जब उसको इंटरवेंशन की बात आई, तो अब इंटरवेंशन दो तरह से हो सकता है, मतलब उसका इलाज दो तरह से हो सकता है, या तो उसका मेडिकल इलाज होगा या उसका सर्जिकल होगा। ये क्रिटिकल केयर मेडिसिन स्पेशलिस्ट का काम ही यही है कि पहले तो आप आईसीयू में जाने से रोकें। अच्छा, नमस्कार, मेरा नाम मथुरेश है और आप देख रहे हैं सहरसा नाउ। दोस्तों, कोसी मिथिलांचल का क्षेत्र हमेशा शिक्षा में आगे रहा है। यहाँ के लोग शिक्षा को काफी महत्व देते हैं। आज हमारे साथ हमारे गेस्ट हैं डॉक्टर परितोष कुमार अमर जी। इनसे जानते हैं, मिलते हैं और बात करते हैं किस तरह से पढ़ाई की है, क्या सब पढ़ाई की है और क्या मिथिला के क्षेत्र में लोगों को सुविधा दे रहे हैं। नमस्कार सर। नमस्ते डॉक्टर साहब, आप मेडिकल लाइन से हैं, मेडिकल की पढ़ाई किए हैं, तो हमारे जो मिथिला के क्षेत्र के जो छात्र हैं वो काफ़ी इस लाइन में इंटरेस्टेड हैं। काफ़ी अब यहाँ पर काफ़ी कोचिंग भी खुल चुका है, वो लोग पढ़ना भी चाहते हैं। तो बच्चों के लिए किस तरह का संदेश है आपकी तरफ से? पहले तो मैं आपको और आपके चैनल को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि मुझे आपने मौका दिया अपनी बात रखने का और लोगों तक पहुँचने के लिए। जो मेडिकल फील्ड है वो हमेशा से एक ऐसा पेशा रहा है जिसको हम लोग नोबल प्रोफेशन कहते हैं। तो सबसे पहला मेरा संदेश यही है कि अगर आपके मन में लोगों के लिए अच्छी श्रद्धा है, नोबल रखना चाहते हैं आप थ्रू आउट लाइफ, तभी इसको चुनें। क्योंकि आज के डेट में भी इतनी सारी सीट होने के बावजूद भी ये आज तक का सबसे टफ प्रोफेशन है। क्योंकि इसकी पढ़ाई इतनी ज़्यादा लंबी है, काफ़ी लंबी, सिर्फ लंबी नहीं है, सिलेबस बहुत ज़्यादा है, सिर्फ सिलेबस ज़्यादा नहीं है, इसमें रोज़ नया अपडेट होता है। अगर आप देखेंगे कि रोज़ कितने नए रिसर्च होते हैं, तो मोर देन 20,000 रिसर्च पेपर रोज़ आ रहे हैं। मतलब डेली अपडेट होना है। अपडेट तो डेली आप समझिए, अगर आपका घंटा भी आप देख लेंगे तो हर एक मिनट आपको अपडेट होना है। अगर बच्चा कोई अगर आपको मेडिकल फील्ड में आना चाहता है तो उसको पहले जो है ये प्रिपेयर होना पड़ेगा, जो काफ़ी स्ट्रगल होने वाला है। और डेली अपडेट होना है। डेली अपडेट होना है। अगर आप अपना एक प्रॉपर ट्रेनिंग और प्रॉपर एजुकेशन चाहते हैं तो एटलीस्ट आज के डेट में जो आज का मॉडर्न साइंस है उसके हिसाब से आपको कम से कम 15 से 20 साल लगेंगे आपके एमबीबीएस में दाखिले से। मतलब 12th के बाद अगर कोई बच्चा पढ़ना चाहता है जी, और अच्छे डॉक्टर बनने के लिए कितने वर्ष लग जाएंगे? देखिए, जो हमारा एमबीबीएस का कोर्स है वो 6 साल का है। ठीक है, 6 उसके साल। बाद बहुत सारे राज्य में अब बॉन्ड है, सिस्टम है। उसके बाद फिर आप पीजी करते हैं। पीजी करने के में 3 साल लगता है, जिसको हम लोग एमडी कहते हैं, जो मेडिसिन के फील्ड में है, या जो सर्जरी के फील्ड में उसको हम लोग एमएस कहते हैं। उसी का कंटेम्प्रेरी नेशनल बोर्ड से डीएनबी होता है। उसके बाद फिर आपका बॉन्ड रहता है। फिर आपको सुपर स्पेशलाइजेशन अगर किसी स्पेसिफिक सब्जेक्ट में करना है तो फिर या तो आप डीएम करेंगे, डॉक्टर इन मेडिसिन, या आप एमसीएच करेंगे। कुल मिला के बोला जाए तो ये सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई 12 साल की है। 12 साल की पढ़ाई है, सिर्फ 12th के बाद। जी। और बीच में अगर आपको क्योंकि उतनी सीटें नहीं हैं, या फिर आपका बॉन्ड है, फिर आपका सर्विस है, तैयारी करने में लग गया, तो कुल मिला के मोटा मोटी 15-16 साल तो मिनिमम लगते ही लगते हैं। 12th के बाद 15-16 साल लग जाते हैं एक डॉक्टर को तैयार होने में। हालांकि एमबीबीएस 6 साल में हो जाता है, उसके बाद स्पेशलिटी के लिए जो है वो करते हैं। तो नए बच्चे जो तैयार हो रहे हैं, जो अभी नए बच्चे जो पढ़ाई कर रहे हैं 12th के, हमारे कोसी क्षेत्र के बच्चे जो है मेडिकल फील्ड में अब काफ़ी रुचि दिखा रहे हैं, तो उन लोगों के लिए क्या है, किस तरह का हिम्मत हौसला की ज़रूरत पड़ेगी? हिम्मत है यही कि अभी चीज़ें बहुत एडवांस हो गई हैं। काफ़ी सारे मेडिकल कॉलेज हैं, गवर्नमेंट की सीट भी काफ़ी ज़्यादा है, और आगे की पढ़ाई भी पहले जितनी कठिन नहीं रही है, क्योंकि सीट की अवेलेबिलिटी है। पहले जब हम लोग तैयारी करते थे तो 2 लेवल का एग्ज़ाम था। पहले हमने प्री पास किया, फिर रिटन मेंस पास किया, फिर ऑल इंडिया लेवल पे 1600 सीट होती थी बस, उस समय हमने पास किया। आज की डेट में हज़ारों सीट है, फिर स्पेशलिटी में भी हज़ारों सीट है, लेकिन ड्यूरेशन तो है, टाइम तो उतना ही लगेगा। अगर आपको बॉन्ड करना है तो वो करना है, और फिर धीरे धीरे जो है लोगों को आना ही पड़ेगा, अपने क्षेत्र में आना पड़ेगा, जगह पे जाना पड़ेगा जहाँ लोग हों।
क्योंकि हर एक लोग शहर में और कॉरपोरेट में रह के या ये बड़े मेट्रो सिटी में रह के तो नहीं रह सकते हैं। नहीं, अब थोड़ा चेंजेज आया है डॉक्टर साहब। जो पढ़ाई मान लीजिए आपने जब तैयारी की थी तो कहाँ से किया था आपने? मेरी तैयारी मैं बचपन में बहुत सारे कारणों से मेरे पेरेंट्स ने मुझे दिल्ली भेज दिया था पढ़ने के लिए बिफोर 10th। तो अब थोड़ा सा समय परिवर्तन हुआ है, बच्चे ऑनलाइन क्लासेस भी करते हैं, उससे भी तो मतलब नहीं क्योंकि जो ये जन संपर्क जो हुआ है, जो सूचना और ये मोबाइल और टैब का जो जमाना आया है इंटरनेट का, उसका जो दुष्प्रभाव हम लोग हमेशा चर्चा करते हैं, उसका जो बहुत अच्छा प्रभाव ये है कि आप घर बैठे बहुत अच्छी शिक्षा ग्रहण भी कर सकते हैं। बिल्कुल, पहले अदर स्टेट जाना पड़ता था पढ़ने के लिए या फिर बड़े शहर में जाना पड़ता था, वो अब जो है हमें मोबाइल के जरिए और अपने घर में अवेलेबल हो जाता है। बिल्कुल, मोबाइल के जरिए भी, और कई सारे टीचर जो पहले दूसरे राज्य में जाके पढ़ाते थे, जो भी टीचर थे, जैसे दिल्ली में ही किसी कोचिंग में टीचर हैं या कोटा में हैं, मोस्ट ऑफ द टीचर हम लोग के ही क्षेत्र से थे, तो वो लोग भी वापस आए हैं। तो उससे आपने भी कोटा में पढ़ाई किया है? नहीं, मैंने कोटा में पढ़ाई नहीं किया, मेरा सेल्फ स्टडी था। और फिर मैंने कुछ टेस्ट सीरीज हम लोग के टाइम पे होता था। हाँ, टेस्ट सीरीज, तो टेस्ट एंड डिस्कशन, हाँ, तो वो ऑफलाइन मैंने एक संस्था से दिल्ली में मैं जहाँ रहता था वहाँ से ही किया था, उसी से किया था, ऐसे में कोई स्पेसिफिक कोचिंग में नहीं था मैं। ठीक है, आपने अपनी पढ़ाई कहाँ से की है डॉक्टर साहब? जो मैंने अपना MBBS था उसके लिए मैंने ऑल इंडिया एंट्रेंस टेस्ट पास किया था। उस समय मैंने काफ़ी इंजीनियरिंग, मणिपाल, जो भी था, अलग अलग एग्ज़ाम होते थे, वो सारा मैंने पास किया। फिर मैंने डिसाइड किया कि मैं मेडिकल में ही जाऊँगा। और उस समय चूँकि मैं बाहर ही रहता था, तो फिर हम लोग रैंकिंग देखते थे, जो रैंकिंग निकलता है वो टीचिंग के हिसाब से। तो मगध मेडिकल कॉलेज का रैंकिंग उसमें टीचिंग में काफ़ी ऊपर था, टॉप 10 में था उस समय। तो मैंने उसको चुना, जो कि अभी गया में है, बहुत पुराना मेडिकल कॉलेज था। वहाँ पे मैंने अपने MBBS की पढ़ाई की। और उसके बाद 2 साल तक मैं रूरल एरिया में फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विस दिया, अपने ही क्षेत्र में, सहरसा में ही, सहरसा के आसपास के गांव में। अपने पिताजी के द्वारा था ये, मेरा उनका शौक था कि वो करे हूँ मैं। बिल्कुल, हर एक पेरेंट्स का होता है तो जो मैं सहरसा और सहरसा के आसपास के क्षेत्र में बिना कोई प्रचार प्रसार किए लोगों के घर पे जाके, लोगों के घर पे ही क्लिनिक बना के मैं और मेरे दोस्त लोग लगभग 2-3 साल तक ये करते रहे। और साथ में हम लोग अपना दूसरा भी काम कर रहे थे, लेकिन ये हम लोग निरंतर इसी क्षेत्र में, सहरसा का जो भी पेरीफेरी एरिया है, जो बांध के भीतर का इलाका है, जहाँ सुविधा नहीं थी, जहाँ पर स्वास्थ्य सुविधा जो है नहीं पहुँच पा रही थी लोगों को, काफ़ी और वो भी मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट किया। उसके बाद फिर मैं UPSC करना चाहता था, जो हर एक बिहारी का रहता है। हाँ, मतलब हाँ, तो लेकिन फिर जनरल कैटेगरी था और एक ही अटेम्प्ट था मेरे पास इतना कुछ करने के बाद। तो फिर मैंने सोचा कि उस समय मैंने UPSC CMS का एग्ज़ाम दिया था, उसमें सेलेक्ट हो गया था। लेकिन वो एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट पे जब मैं गया तो मुझे लगा कि मैं इसके लिए नहीं हूँ। अच्छा। मेरा जो मेन रुचि है वो एडमिनिस्ट्रेशन से ज़्यादा पेशेंट केयर को लेके था शुरू से ही। जो मेरे मेडिकल कॉलेज में भी जो ICU था वो बंद पड़ा हुआ था शुरू में, बहुत पुरानी बात है ये, 2010-11 की। तो उस समय भी हमने मेरे दोस्त ने HOD से बात किया कि सर ये ICU बंद पड़ा है, हम लोग ही काम कर लेंगे इसमें, तो इसे खोल दिया जाए। तो उस समय से हम दोनों की रुचि थी, तो खोल दिया। तो फिर ये सारा करते करते, सारा प्रैक्टिस करते करते, जब मैं बहुत देर से समझ पाया कि मेरी रुचि क्या है, तो फिर मैंने तैयारी की और फिर सिलेक्शन तो होता ही रहा हमेशा, PG में भी। फिर क्या आपने पहले MBBS की जी, उसके बाद PG किया? हाँ, पहले तो मैंने बीच में काम किया 3-4 साल। उसके बाद फिर मैंने सोचा कि नहीं, मैं जो हूँ क्लिनिकल फील्ड में ही रह सकता हूँ। एडमिनिस्ट्रेशन में मुझे से ज़्यादा रुचि पेशेंट के इलाज में है। अच्छा, हाँ, वो रुचि तो मेरा रुचि मुझे वो डेवलप करने में थोड़ा टाइम लगा। उसके बाद फिर मैंने तैयारी की। उस समय भी मैंने किसी कोई स्पेसिफिक संस्था में नहीं ज्वाइन किया, वही टेस्ट सीरीज वगैरह के माध्यम से ही, क्योंकि मेरा सेल्फ स्टडी में शुरू से ही ज़्यादा भरोसा था। तो बच्चों को सेल्फ स्टडी के लिए भी बिल्कुल बिल्कुल, देखिए कोई भी संस्था, कोई भी कोचिंग आपको सिर्फ गाइडेंस दे सकता है जी, पढ़ना तो आपको खुद ही है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। और सेल्फ स्टडी सबसे इम्पोर्टेंट है, तब भी था, आज भी और हमेशा रहेगा। तो सेल्फ स्टडी और अर्ली मॉर्निंग स्टडी मेरा हमेशा से ये था कि मैं लेट नाइट नहीं पढ़ूंगा। अच्छा, अर्ली मॉर्निंग। लेकिन बच्चे काफ़ी जो है आजकल काफ़ी बच्चे जो है रात में पढ़ते हैं। हाँ, उससे थोड़ा होता है कि उनका जो नॉर्मल हम लोगों का जो ह्यूमन बायोलॉजी है बॉडी का, वो वही है कि
जो रात है वो सोने के लिए है और दिन जो है वो जगने के लिए है। ठीक है। तो अगर हम उसको पलटते हैं तो कोई ना कोई तरह का, जैसे आप लोगों के पास अभी देखते हैं हम लोग समाज में डिप्रेशन बहुत बढ़ गया है, बिल्कुल बिल्कुल। बच्चों के अंदर सुसाइडल टेंडेंसी बहुत बढ़ गई, परेशान, जी। चिड़चिड़ापन, ये सब बढ़ गया है। तो इसका रीजन कहीं ना कहीं मुझे ये भी लगता है कि ये जो हम लोग अपने नॉर्मल बायोलॉजिकल क्लॉक से छेड़छाड़ कर रहे हैं वो एक बहुत बड़ा कारण है इसके लिए। ठीक है। तो वो मेरा शुरू से ही था, जो मेरे माता पिता ने मुझे बोला था ब्रह्म मुहूर्त करके उसमें उठना, उसमें पढ़ना है, मतलब सुबह तो में बचपन से ही मेरा वैसा ही था, था। सेल्फ स्टडी वो ब्रह्म मुहूर्त से ही मैं स्टार्ट करता था। और स्पोर्ट्स में मैं काफ़ी हमेशा से रुचि रखा, क्योंकि वो उससे मेरा जो है और हमेशा सबके लिए माइंड डेवलपमेंट और मेमोरी में फोकस और फोकस में काफ़ी कंट्रीब्यूटरी जी। आपने एमडी का कोर्स? हाँ जी, तो फिर मैंने तैयारी की। फिर मेरा पहले सर्जरी में रुचि था, तो उसमें जब मैं गया न्यूरो सर्जरी में, जो 6 ईयर कोर्स था, डायरेक्ट 6 ईयर्स कोर्स सुपर स्पेशलाइजेशन का, तो आईसीयू की पोस्टिंग थी मेरी। और उस समय फिर मुझे ये पता चला कि नहीं, मैं जो हूँ, मेरा पूरा का पूरा ध्यान जो हो मेडिसिन रिलेटेड है रदर देन द सर्जिकल फील्ड। फिर मैंने पीजीआई चंडीगढ़ का एंट्रेंस एग्जामिनेशन दिया और फिर मेरा वहाँ सिलेक्शन हुआ। फिर मैंने पीजीआई चंडीगढ़ में इंटेंसिव केयर मेडिसिन, वहाँ एक्चुअली जो ब्रांच है वो डुअल ब्रांच है, एनेस्थेसियोलॉजी एंड इंटेंसिव केयर मेडिसिन। तो मैं अपनी पूरी की पूरी ट्रेनिंग जो है वहाँ पे इंटेंसिव केयर मेडिसिन और आईसीयू में ही रखा, क्योंकि वहाँ जो एक एक्सपोजर है वो पीजीआई और एम्स का एक्सपोजर तो काफ़ी नोन है। हमें लगता है बिहार के बहुत लोग वहाँ जाते हैं इलाज करवाने के लिए। जी, तो वो पीजीआई का जो एजुकेशन सिस्टम है, जो ट्रेनिंग सिस्टम है, क्योंकि मैं एम्स दिल्ली में भी रहा। अच्छा। एम्स दिल्ली से मैंने सीनियर रेजिडेंसी की अपने एमडी के बाद। तो दोनों को जो मैं कंपैरिजन करता हूँ, तो मुझे लगता है कि ये दो जो बेस्ट चीज़ एक किसी भी मेडिकल स्टूडेंट के लाइफ में हो सकता है, तो यही दो हो सकता है। हाँ। एक पीजीआई चंडीगढ़ और एक एम्स दिल्ली। बिल्कुल। और फॉर्चुनेटली मेरे साथ दोनों हुआ। नहीं, चलिए, ये तो ये हमारे सहरसा और हमारे कोसी के लोगों के लिए सौभाग्य है जो आप वहाँ से पढ़ाई करके आए हैं, और यहाँ पर हमें उम्मीद है जो यहाँ सहरसा के लोगों को जो है आप बेहतर सुविधा दे पाएंगे। ठीक है। आपने एमडी की पढ़ाई की वहाँ पर और मेडिसिन से की? नहीं, इंटेंसिव केयर मेडिसिन। इंटेंसिव, ये क्या होता है? मतलब जो भी पेशेंट हैं, डॉक्टर साहब देखिए, मेरा ये कहना है, अगर मान लीजिए इंटेंसिव मेडिकल केयर बोले आपने जी, तो ये जो आम जनमानस होते हैं, जो हमारे समाज के लोग होते हैं, उनको ये मेडिकल टर्म उतना नहीं समझ में आता है जी। तो उसके लिए अगर सिंपल भाषा में अगर बात करना चाहें, सिंपल भाषा में इसको हम लोग इस तरह, जो भी पार्ट है, जो भी एमडी है, वो हर एक कुछ एक मेडिसिन का पार्ट है। उसकी एक स्पेशलिटी बना दी गई है कि ये किस चीज़ में करेंगे। तो जो पेशेंट, ये जो मेडिसिन है, क्रिटिकल केयर मेडिसिन या रेस्पिरेटरी मेडिसिन, इस सब को मिला के ही एक ब्रांच है जिसमें पेशेंट आपके पास ओपीडी में भी आ सकते हैं, और ओपीडी से फिर अगर सीरियस है, इमरजेंसी में आप उनको देख सकते हैं। वहाँ पे पेशेंट को ठीक करने के बाद पेशेंट को आप आईसीयू में रख के वहाँ ठीक कर सकते हैं। तो ये कंप्लीट पढ़ाई होती है शुरुआत से लेकर अंत तक की। अच्छा, तो किस तरह के पेशेंट? हर एक तरह के पेशेंट, कोई भी पेशेंट हो, वो बच्चे से लेके बूढ़े तक, नॉर्मल सर्दी खांसी जुकाम, कोई भी किसी भी एज ग्रुप के पेशेंट आते हैं। क्योंकि कोई भी पेशेंट ज्यादा सिक होता है तो आईसीयू में ही आता है। कोई भी तरह का पेशेंट आ सकता है। मतलब कोई भी अगर गंभीर बीमारी है, हाँ, तो उसके लिए आपके पास वो आ सकते हैं। गंभीर बीमारी का पहले तो है कि उसको पहचानना जरूरी है जी। जैसे एक मरीज, आप सपोज कीजिए आपके पास सर्दी खांसी जुकाम के साथ आया, जैसे एग्जांपल मैं देता हूँ कोरोना का। जब कोरोना आया तो ये क्या था? कोरोना एक यही सर्दी खांसी जुकाम था। हाँ। फिर हम लोगों ने इसे पहचाना कि ये शरीर के हर एक हिस्से को इन्वॉल्व करता है, हाँ। लंग को डैमेज करता है, हार्ट को डैमेज करता है, सब कुछ करता है, थ्रोम्बोसिस हो जाता है। तो ये जो चीज है, इसका जो स्पेसिफिक ट्रेनिंग है, ये यही है। ये मेडिसिन में भी होती है, इंटेंसिव केयर मेडिसिन में ही होती है। तो आप एक समझ, इंटेंसिव, तो ये एक मेडिसिन आप इसको समझ सकते हैं। और इसकी पढ़ाई जो आगे होती है वो डीएम लेवल पे होती है, जिसमें अलग डीएम मतलब जैसे एमडी का मतलब हुआ डॉक्टरेट ऑफ मेडिसिन। ठीक है। उसके नेक्स्ट लेवल का 3 साल का और पढ़ाई है डीएम। तो पहले वो है डॉक्टराइन इन मेडिसिन, एमबीबीएस के बाद एमडी, यानी कि उसको क्या बोलते हैं आप? डॉक्टरेट ऑफ मेडिसिन। डॉक्टरेट ऑफ मेडिसिन। हाँ जी। उसके बाद फिर 3 साल की पढ़ाई जी। वो डीएम है, सुपर स्पेशलाइजेशन है। हाँ। तो जैसे मेरा ब्रांच, जैसे मैंने डीएम किया क्रिटिकल केयर मेडिसिन में, तो मैंने नेशनल बोर्ड से किया, जिसको डॉक्टरेट इन नेशनल बोर्ड कहते हैं, डीआरएम में। तो अब इसमें क्या है कि कौन कौन से विभाग के लोग एलिजिबल होते हैं। तो जो रिस्पिरेटरी पेशेंट है, सांस फूलना, दम्मा, टीबी, सीओपीडी, बहुत ज़्यादा दिन के खांसी, इसके जो स्पेशलिस्ट एमडी लेवल पे होते हैं वो, जो भी इमरजेंसी में किसी तरह का केस आता है उसके जो स्पेशलिस्ट होते हैं वो, जो बच्चों के डॉक्टर होते हैं वो,
जो बेहोशी के और इंटेंसिव केयर के डॉक्टर होते हैं वो और सब जो है मेडिसिन ये इस विभाग में कर सकते हैं जी। तो ये सारी पढ़ाई तो उसमें समाहित हो ही जाती है, क्योंकि आप अब सुपर स्पेशलाइजेशन लेवल पे कर रहे हैं। साथ में जो दूसरे डिपार्टमेंट है, जैसे पेशेंट को हार्ट अटैक आ गया, तो हार्ट अटैक आ गया तो पहला हमें क्या होता है कि हमें उसकी जान बचानी है, तो उसको पहचानेगा कौन? तो उसको यही जो स्पेशलिस्ट होते हैं, जो सुपर स्पेशलिस्ट बेसिकली जो होते हैं, कि अब कार्डियक अटैक है तो उसको पहचानना, उसको ट्रीट करना। हाँ जो मतलब, और जब उसको इंटरवेंशन की बात आई तो अब इंटरवेंशन दो तरह से हो सकता है, मतलब उसका इलाज दो तरह से हो सकता है, या तो उसका मेडिकल इलाज होगा या उसका सर्जिकल होगा। मेडिकल में जैसे हम लोग सुनते हैं कि स्टेंट डाला है हार्ट में, तो वो कार्डियोलॉजिस्ट करते हैं, सर्जरी जो है वो सर्जन करते हैं। तो बेसिकली जो हर एक डिपार्टमेंट के बीच का इंटरकनेक्टिंग चीज है, और जो हर एक डिपार्टमेंट के पेशेंट हैं वो सब पेशेंट बेसिकली हमारे ही विभाग के होते हैं, क्रिटिकल केयर मेडिसिन सुपर स्पेशलिटी के। जैसे लिवर फेल हो गया पेशेंट का, अब लिवर फेल का पेशेंट तो आपका ओपीडी में रह के दिखा नहीं सकता है, लेकिन लिवर फेल का जो पेशेंट आपके पास ये पहले ओपीडी में आया है तो उसको पहचानना कैसे? तो उसको तुरंत आपका जब ट्रेनिंग उसमें हुआ रहेगा। अगर जैसे बीमारी कोई शुरुआत में है, जी, उसकी पहचान कैसे हो सही, उसका डिपार्टमेंट अब मैं आपको एक एग्जांपल दे सकता हूँ। मैं पेशेंट का नाम नहीं बताऊंगा। अभी यहाँ पे बीरा नाम का गांव है, बिल्कुल यहाँ तो बीरा से एक पेशेंट मेरे पास आए कि उनको बार बार जॉन्डिस हो जाता है और दिखाते हैं, फिर ठीक होता है, फिर हो जाता है। तो मैंने उनसे पूछा कितने दिनों से ऐसा है, तो उन्होंने कहा कि लगभग लगभग 2 साल से हो रहा है। फिर मैंने उनका एग्जामिन किया तो मुझे उसमें कुछ डाउट हुआ, तो फिर मैंने उसको रेडियोलॉजिस्ट के पास भेजा कि मुझे अल्ट्रासाउंड चाहिए इनका, और अल्ट्रासाउंड में मुझे ये फाइंडिंग चाहिए। अब उस रिपोर्ट के हिसाब से, ये सिर्फ ओपीडी के बेसिस पे मैं आपको बता रहा हूँ जी, वो पेशेंट मेरे पास आई, ओपीडी से मैंने उसको अल्ट्रासाउंड लिखा, सिर्फ अल्ट्रासाउंड आप करा के आइए और देखिए क्या होता है। उस पेशेंट को लिवर फेल्योर था। अच्छा, और उसको पता ही नहीं है? उसको नहीं पता है, वो घूम रहा है, दिखा रहे हैं और वो पता हम शहर में इधर उधर सब जगह घूम रहे हैं, गांव के डॉक्टर से दिखा रहे हैं, जो प्रैक्टिशनर है उनसे दिखा रहे हैं, उनको लिवर फेल्योर उनको पता ही नहीं है, और उनको ऐसा कंडीशन है वो इसका एकमात्र इलाज है लिवर ट्रांसप्लांट। लेकिन अब उस मरीज को उस समय पे ओपीडी बेसिस पे मैनेज करने अगर शुरुआती दौर में पता चल जाता तो इतना क्रिटिकल तो नहीं अब क्या है, जो मरीज अब मेरे से दिखा रही है वो इम्प्रूव हो गई है, क्योंकि अब वो तो चला गया कि उसका लिवर खराब हो चुका है। लेकिन अब जो उसमें मैं कर सकता हूँ, वो मरीज मेरे पास आईसीयू में भर्ती नहीं है, वो मरीज ओपीडी बेसिस पे ही 7 दिन 8 दिन पे आके फॉलोअप कर रही है। उनके दवाई देने से उनका जॉन्डिस में भी काफी सुधार है, उनका जो पेट में पानी भर गया था उसमें भी काफी सुधार है। तो यही मैं बात बताना चाहता हूँ कि किसी भी तरह का बीमारी है उसको हम लोग आसानी से नहीं ले सकते। जैसे आप मेडिसिन के पास जाते हैं, उसी तरह आप मेडिसिन के पास लिए मेरे पास आएंगे, लेकिन मेरा चूंकि उसमें सुपर स्पेशलाइजेशन है तो मैं उसको ज्यादा ब्रॉड तरीके से देख पाता हूँ, कि सिर्फ खांसी को खांसी ना देखूं, सिर्फ कफ सिरप नहीं दूं, खांसी के पीछे का कारण क्या है वो देखूं। अच्छा, अगर मान लीजिए कोई छोटी सी भी बीमारी हो जाए, खांसी हो जाए, सर्दी हो जाए, जुकाम हो जाए जी, तो इसके पीछे का जो क्या वजह है वो जानने के लिए वो आपके पास आ सकते हैं। बिल्कुल। अगर कहीं भी मान लीजिए किसी मेडिसिन के डॉक्टर से हम दिखाने के लिए गए, तो वहां पर हमें तो ये पता नहीं चल पाता है ना जो वजह क्या है जी, उसकी वजह को पता करने के लिए आपके पास आना पड़ेगा। एक्चुअली लोग आ भी उसी वजह से रहे हैं। दिल्ली के सबसे बड़े कॉर्पोरेट अस्पताल में, मैं ऑन कैमरा नाम नहीं ले सकता, वहां से लोग देखे, लेकिन उनको नहीं पता है कि उनको बीमारी क्या है। एक सिंपल सा मैंने टेस्ट किया पीएफटी, मेरे टेबल पे एक छोटा सा मशीन मैंने रखा हुआ है, उनको मैंने बताया कि आपको ये बीमारी, आपको ये दवा चलेगी। आप अगर ये सोचेंगे कि ये दवाई आपको नहीं चल सकती है तो आप ये देखिए। तो मेरा जो मैंने आपको बताया कि मेरा जो पहला ये है कि मैं ये क्रिटिकल केयर मेडिसिन स्पेशलिस्ट का काम ही यही है कि पहले तो आप आईसीयू में जाने से रोकें। अच्छा, आप ये नहीं है कि पेशेंट आया सबको आईसीयू में रखना है, पहले आप रोकें उसको। वहाँ पे आप अगर एज ए फिजिशियन बैठे हैं, उसका सही डायग्नोसिस करें, बीमारी का सही पकड़ रखें, वो आईसीयू में जाने से हम जितना उसको प्रिवेंट कर सकते हैं, क्योंकि आईसीयू में जाना एक कॉस्टली खर्च है। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि उसमें बहुत सारा कुछ लगता है, बहुत सारा स्टाफ, बहुत सारा इक्विपमेंट, और सारे इक्विपमेंट महंगे। बिल्कुल, तो वहाँ उसको रोकना है। जब आईसीयू में क्वालिटी ट्रीटमेंट देंगे, अगर कोई डॉक्टर किसी पेशेंट को ये बोल दे जो आपको आईसीयू में जाना पड़ सकता है, तो वो आपसे मिल सकते हैं उससे पहले ही, उससे पहले मिल सकते हैं। मेरा मानना तो हो सकता है जो उनको जाना ना पड़े। मेरा मानना ये देखिए है कि कोई भी डॉक्टर इसे बोल रहे हैं तो उनका भी अपना ज्ञान होगा जी। वो बोल रहे होंगे कि आईसीयू में जाने लायक है, तभी वो बोल रहे होंगे। मैं ये मानता हूँ कि आईसीयू में जाने लायक है, इसीलिए तो मैं कहता हूँ कि आप वहां तक पहुंच क्यों रहे हैं। आपको अगर कोई सिम्टम, आप मिलिए, मैं इसलिए तो आया हूँ। बिल्कुल, अगर किसी भी तरह की परेशानी हो तो एक बार मिल सकते हैं और उसका वजह जान सकते हैं, उसका प्रॉपर इलाज हो सकता है। डॉक्टर साहब, जो ये कोसी क्षेत्र है, मिथिलांचल क्षेत्र है, यहाँ कैंसर के पेशेंट बहुत है जी।
और वो लोगों को कब पता चलता है? लास्ट स्टेज में जाकर के, बाद में स्टेज में जाकर पता चलता है, क्योंकि शुरुआती दौर में अगर उनको कोई तकलीफ भी होता है, कोई सिम्टम्स भी आते हैं, तो लोकल मेडिकल से जाकर के जो है वो दवाई ले लेते हैं, या किसी ऐसे डॉक्टर से मिल लेते हैं जिनके पास डिग्री नहीं है, उनसे भी जाकर के वो जो है इलाज करवाते हैं। तत्काल तो वो ठीक हो जाते हैं, लेकिन उसके पीछे की जो वजह है, क्या मतलब वहां पर तो कभी हम लोगों को ये सोचना पड़ेगा कि हमारे पास जो मरीज हैं वो लास्ट में, ऐसा हम लोग हमेशा सुनते हैं कि वो रास्ते में ही मृत्यु हो गई उसकी। तो वहां तक वो ऐसा हो क्यों रहा है? क्यों हो रहा है? सही बात, क्योंकि उसका डायग्नोसिस नहीं बन रहा है। वो क्या बीमारी है हम पकड़ नहीं पा रहे हैं। ये स्टार्टिंग में ही होना चाहिए। ये स्टार्टिंग में होना है। अगर किसी को कोई किसी भी फील्ड में, सिर्फ मेरे फील्ड में नहीं, किसी भी फील्ड में कोई भी अगर डॉक्टर बैठे हैं तो शुरुआत में ही पकड़ना पड़ेगा इसको बीमारी क्या है। क्योंकि दवाई तो दवाई का दुकानदार भी दे रहा है आज की डेट में। जो यहाँ पर प्रचलन है वो तो प्रचलन ऐसा है डॉक्टर साहब, जो डॉक्टर को आप बीमारी बताइए और डॉक्टर आपको जो है मेडिसिन लिख देता है। लेकिन वो उस तरह से नहीं। देखिए, मेरा क्या मानना, मैं ऐसा मानता हूँ, जैसे कोई पेशेंट आया तो जब तक उसको मैं इवैल्यूएट नहीं करूंगा। अब ये भी बात मेरे साथ समस्या आती है कभी कभी, अभी शुरुआती प्रैक्टिस में, कि जब कोई जांच लिखा या कुछ भी लिखा, वो तो मेरा नहीं है। अब वो जांच कराने गए, वो उनको महंगा लगा, उनको लगता है इतना पैसा लग गया। लेकिन अगर वो एक बार जांच करवा लेते हैं, अपने शरीर का फॉलोअप करा लेते हैं, तो उनके लिए ही ये बेनिफिशियल है कि उनको क्या शुरुआत में जो है पता चल जाता है। अगर आपका 5-10 हजार रुपए शुरू में लग रहा है तो वो ज्यादा बेहतर है कि आपको 5 लाख रुपए बाद में लगे और आपका जान भी नहीं बचाया जा सके। उससे कहीं बेहतर है कि आप इसको इस तरह से ले। मैं यही आप लोगों के माध्यम से बोलना चाहता हूँ अपने शहरवासियों को, क्योंकि ये तो मेरा घर है। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो मेरा घर है, तो यहाँ पे मेरा उद्देश्य अलग है आने का। और आप समझ सकते हैं, इतना सब कुछ करने के बाद मैं कहीं भी रह सकता था। बिल्कुल, आप अच्छे शहर में अच्छे पैकेज में जो है वहाँ पर काम हो सकता था। तो वो आने के जैसे मेरे ही परिवार में लोग हैं, मेरे मदर फादर दोनों कार्डियक पेशेंट है। हर 1-2 महीना में उनका यही रहता था कि अभी आईसीयू में एडमिट होना पड़ेगा, आईसीयू में एडमिट होना पड़ेगा। और कई बार वो लोग हुए भी। तो ये तो हर एक परिवार की कहानी है। बिल्कुल बिल्कुल। तो फिर आपको वहां तक, तो एक जो मेरा जो अपना उद्देश्य है वो यही उद्देश्य है कि लोगों को सही इलाज दे सकूं। डॉक्टर साहब, कोसी मिथिलांचल का जो अपना ये क्षेत्र है, यहाँ पर तमाम तरह की जो बीमारियों की संख्या देखेंगे तो लोगों में बहुत है। जैसे कैंसर पेशेंट भी यहाँ पर बहुत हद तक मिलते हैं। डायबिटीज़ तो हर घर की कहानी हो गई है। डायबिटीज़ को लेकर के आपका क्या कहना है? आपने क्या पढ़ाई की है डायबिटीज़ को लेके, और किस तरह से उसका क्योर हो सकता है? लोग आपके पास आए तो क्या उसमें बेहतर हो सकता है? पब्लिक हेल्थ फाउंडेशन ऑफ इंडिया है, उससे मैंने 1 ईयर का कोर्स किया है डायबिटीज़ के मैनेजमेंट में। स्पेशल डायबिटीज़ के लिए अलग, मतलब उतना पढ़ाई 12-13 साल की पढ़ाई के बाद जो है फिर डायबिटीज़ की। उसके अलावा मैंने एकेडमी ऑफ क्लिनिकल एक्सेलेंस से जो हमारी सांस संबंधित बीमारियां हैं उसकी गहन चिकित्सा की पढ़ाई की 1 साल के लिए। और इसी तरह जो किडनी की जो बीमारियां हैं उसकी गहन चिकित्सा के लिए भी मैंने 1 साल के लिए अलग से पढ़ाई की। और एक हार्ट लंग बाईपास मशीन के होता है जो आईसीयू में बहुत एडवांस स्टेज में, जब हार्ट फेलियर या लंग फेलियर होता है, जो कोविड में बहुत सारा देखने के लिए मिला, तो उसके इंडिया के अभी फ़िलहाल जो 20-25 डॉक्टर गिने चुने हैं और उसमें से मैं भी एक हूँ। तो वो मैंने तो उसकी भी पढ़ाई, शहर के लिए बहुत अच्छी बात है। वो भी मैंने पढ़ाई की। डायबिटीज़ के लिए मेरा ये कहना है कि डायबिटीज़ या कोई भी बीमारी उसके पीछे जीन तो है। आज की डेट में जो बिना जीनोमिक्स के हम लोग कुछ सोच नहीं सकते मेडिकल फील्ड में या कुछ भी। तो अनुवांशिक तो है ही, लेकिन इसके साथ जो हमारा लाइफ स्टाइल है, जीवन शैली है, बिल्कुल जीवन शैली काफी महत्व रखता है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। हमारा खान पान का लोगों का फिजिकल वर्क भी कम हो गया है। फिजिकल वर्क कम हो गया है, और जो हम क्षेत्र हैं मैथिलवासी हैं तो यहाँ खान पान भी थोड़ा उस हिसाब से बहुत खाते हैं और ज़्यादातर मीठा ही खाते हैं। और शुगर का लोड जो हमारे बॉडी में आता है वो बहुत ज़्यादा आता है। तो ऐसे भी हम लोग एट रिस्क रहते हैं, और फिर ओबेसिटी, मोटापा आ जाता है, और डायबिटीज़। तो पहला तो डायबिटीज़ के लिए मेरा यही सलाह है लोगों के लिए कि इसको डेवलप ना होने दें, अपनी दिनचर्या को सुधारें। ज़्यादातर मान लीजिए किसी को अगर डायबिटीज़ हो गया है, अगर उससे बोल दिया डॉक्टर ने जो इसको डायबिटीज़ हो गया, फिर वो आपके पास आए तो मतलब एक तो पहले भी आ सकते हैं चेक करवाने के लिए, लेकिन अगर मान लीजिए किसी के को डायबिटीज हो गया, जैसे मेरे फैमिली में मेरे फादर को डायबिटीज है जी, तो उसके बाद किस तरह से हम आपके पास आए और वहाँ पर क्या हो सकता है? अब डायबिटीज जो है, डायबिटीज सिर्फ बीमारी नहीं है, ये बीमारी का एक संग्रह है। अच्छा। क्या संग्रह है कि जो डायबिटीज के पेशेंट हैं उनका हार्ट अटैक का रिस्क, उनका स्ट्रोक का रिस्क, उनका पल्मोनरी एम्बोलिज्म का रिस्क,
उनका किडनी खराब होने का रिस्क, उसका आँख खराब होने का रिस्क बहुत ज़्यादा है। मतलब वो बीमारी को बुलावा दे सकता है, क्योंकि जो डायबिटीज है वो धीरे धीरे जो हमारी छोटी धमनियां होती हैं, अलग अलग जो पार्ट नस को जो होते है हैं वो उसको डैमेज कर देते हैं। तो उसको कंट्रोल में रखना बहुत ज़रूरी है। तो अब उसको कंट्रोल में रखने के लिए जो दवाई है डॉक्टर द्वारा प्रिस्क्राइब, वो तो सबसे इम्पोर्टेंट है ही। उसके साथ में जो हमारा खाना है, खाना और खान पान पे कंट्रोल नहीं, खान पान को नियमित करना, कंट्रोल उसी में हो जाता है। क्योंकि हम लोग बहुत देर से खाना खाते हैं, दिन में एक बार खाए, रात में एक बार खाए, इस तरह से शरीर में इंसुलिन रेसिस्टेंस हो जाता है, इंसुलिन के प्रति प्रतिरोध क्षमता हो जाती है और डायबिटीज़ का कारण हो जाता है। तो उसको डेवलप करना, मॉर्निंग वॉक करना और एक अच्छा हेल्दी स्वास्थ्य वर्धक जीवन शैली जीना, इस पे फोकस होना चाहिए जो भी डायबिटीज़ के मरीज हैं। और अगर नियमित आँख की जांच ज़रूरी है। अच्छा। नियमित किडनी फंक्शन टेस्ट बहुत ज़रूरी है ऐसे पेशेंट्स के लिए, ताकि हम लोग ये देख पाएँ कि किडनी या आँख पे कोई असर तो नहीं पड़ा है। और बीच बीच में साथ में अगर हमारा कोई दूसरा रिस्क फैक्टर का मतलब है कोई भी ऐसा कारण जिसके कारण फिर से हार्ट अटैक वगैरह का संभावना है, तो उसको हम देखते हैं, रेगुलर डॉक्टर के विजिट में और फॉलोअप में रहें। ये मान लेना सिर्फ कि जो है वो डायबिटीज़ ठीक हो जाएगा मीठा कम करने से या इससे, ऐसा होता नहीं है। अच्छा। आपको एक बार अगर डायबिटीज़ हो गया है तो। और दूसरा लोगों का एक वहम है कि हर्बल दवाई खाने से वो ठीक हो जाता है। तो जो भी हर्बल दवाई है, जो आयुर्वेद बहुत अच्छा है। आयुर्वेद, लेकिन वो अच्छा है जो रिसर्च के द्वारा प्रमाणित है। जो हमारे यहाँ संस्थाएं बहुत बड़ी बड़ी, वहाँ की दवाइयाँ उसकी भी अच्छी हैं। लेकिन जो ऐसे हम लोग कोई भी जो नुस्खा बताते हैं, नुस्खा वाला, तो उससे लिवर इंजरी होने का बहुत चांस रहता है। क्योंकि हमारे पास बहुत सारे ऐसे मरीज आते हैं जो 25-26 दिन से है कि ऐसा ये दवाई खा रहे थे तो हर्बल दवाई था, और पेशेंट लिवर फेलियर की दवाई खानी चाहिए, लेकिन जो रिसर्च द्वारा प्रमाणित है वही, क्योंकि उसके भी डॉक्टर होते हैं, आयुर्वेद के भी डॉक्टर होते हैं, तो वो भी लिखते हैं, देते हैं। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में बहुत अच्छा उसका विभाग है, तो वो है, तो वो ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, उसकी अपनी पढ़ाई है, उसको उसके मैं सपोर्ट में हूँ। लेकिन ये जो लोग स्वयं से करते हैं सेल्फ मेडिकेशन, बेसिकली मेरा मतलब है कि स्व इलाज करना ठीक नहीं है। आपके पास जब डायबिटीज के पेशेंट आते हैं, मान लीजिए किसी डायबिटीज का कोई ऑलरेडी पहले से पेशेंट है, डायबिटीज उसको हो रखा है, वो आए तो आपके पास आने से क्या उसको मिल सकता है? मैं जो हम लोग दो तरह से देखते हैं, एक तो है कि हमारा फास्टिंग में जो खाली पेट कितना शुगर है, और दूसरा खाने के बाद कितना शुगर है। एक तीसरा जांच होता है जो अब सारे संस्था के द्वारा प्रमाणित है और उसको फॉलो करता हूँ, मैं भी उसी को फॉलो करता हूँ। HbA1c जो पिछले 3 महीने में आपका कितना डायबिटीज का कंट्रोल है वो बताता है। एक तो ये है, और दूसरा मैं उसी समय हर एक मरीज का किडनी फंक्शन टेस्ट कराता हूँ, जो किडनी में कुछ दिक्कत तो नहीं है। और मैं उनसे पूछता हूँ लास्ट टाइम आपका आँख चेकअप कब हुआ है। आँख चेकअप का मतलब ये नहीं कि आँख में कितना पावर लगा है, आँख के पीछे की जो पुतलियां हैं उसके अंदर तो कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, तो फिर डायबिटीज सबसे पहले आँखों को डैमेज करता है। कहीं भी जहाँ पे छोटे वेसल्स हैं, छोटे नर्व हैं, उसको डैमेज होता है, बड़े नर्व्स को भी डैमेज होता है। फिर धीरे धीरे लोगों को दर्द, पैर का दर्द, झंझनाहट, ये सारी समस्या धीरे धीरे बढ़ती है। तो जो भी डायबिटीज़ के मरीज हैं और उनको ये सारी समस्याएं हैं, उनको समझ में आना चाहिए कि उनका कॉम्प्लिकेशन हो रहा है। मतलब डायबिटीज जब डायबिटीज नहीं रह के अन्य जगह पे भी आपको नुकसान पहुंचा रहा है। ठीक है, ये डायबिटीज के पेशेंट मान लीजिए आपके पास आ गए, और जो लीवर, मान लीजिए किसी पेशेंट का जो लीवर खराब हो और लीवर से रिलेटेड किसी भी तरह का दिक्कत हो, तो उसके लिए क्या सब सुविधाएं होती अभी देखिए, जैसे हमारे पास जो मरीज आ रहे हैं, पेट और लीवर से संबंधित जो मरीज आ रहे हैं, तो बेसिकली जो मेरे ओपीडी में पेशेंट आते हैं, तो मैक्सिमम पेशेंट का जो शिकायत होता है कि उनको कुपच है, खाना नहीं पच रहा ठीक से। हाँ, वो हमारे यहाँ का जो है लोग मिथिला में खान पान इस तरह का है, ज्यादा ऑयली रहता है, गैस्ट्राइटिस है, ब्लोटिंग, नॉन वेज भी होता है, तो हर एक चीज को अगर संतुलित, अनटाइमली भी रहता है, अनटाइमली। तो फिर वहाँ पे भी वही बात है कि देखिए, जो लिवर है, अगर हमारा लिवर, जैसे फैटी लिवर हम लोग आजकल बहुत सुनते हैं, बिल्कुल। तो जो भी आदमी फैटी लिवर स्टेज 2 या उससे ऊपर है, उनको डायबिटीज होने की संभावना ज्यादा है। अच्छा, डायबिटीज होने की एक वजह फैटी लिवर भी है? बिल्कुल। अच्छा, डायबिटीज मतलब सभी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, कनेक्टेड है। तो अब क्या है कि जो हमारा इंसुलिन, जो हमारा पैनक्रियाज रिलीज करता है, फिर उसका रेजिस्टेंस हो जाता है। तो अब हमें अपना फिर मैं वही बात बोलूँगा, जीवन शैली में सुधार,
नियमित व्यायाम। बहुत सारे पेशेंट हमारे पास अभी भी हैं जो मेरे फॉलोअप में हैं, शायद वो आपके चैनल को देखे तो समझ भी जाए इस बात को, जिनको बायोप्सी भी लिखा गया था कि आप बायोप्सी करवा के आइए पहले लीवर का, लेकिन दे हैव इम्प्रूव्ड, मतलब उनमें काफ़ी सुधार हो गया है सिर्फ वो इस बात को मानने से कि मैंने जो उनको ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल बताया कि आपको ये फॉलो करना है, तो उसको 2 महीने के अंदर में काफ़ी सुधार है। तो वो है, ये तो हुआ कि ओपीडी बेसिस पे। फिर मैंने आपको बताया जैसे आपके चैनल के माध्यम से कि जो क्रॉनिक डिजीजेज हैं, जैसे क्रॉनिक लिवर डिजीज है या पेशेंट कोई पॉइजनिंग का आ गया जिसमें लिवर डैमेज हो जाता है, तो ये सारा तो मेरा एक्सपर्टाइज है जो। अच्छा, अगर लिवर से रिलेटेड कुछ भी हो तो उसके लिए आपने एक्सपर्ट हाँ, मतलब जो उसके लिए, जैसे मैं गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट नहीं हूँ, लेकिन वो जो एक इमरजेंसी सिचुएशन क्रिएट हुआ कि लिवर क्रॉनिक लिवर हो गया, पेट में पानी भर गया, मरीज का एक्यूट लिवर फेलियर हो गया, मतलब आकस्मिक लिवर फेलियर हुआ, उसमें क्या होता है ब्रेन के अंदर में सूजन हो जाता है, जिसको ब्रेन एडेमा हम लोग कहते हैं। तो वो अब मरीज तो सिर्फ और सिर्फ एक ही जगह मैनेज हो सकता है, वो आईसीयू के अंदर, क्योंकि उसके लिए और उसकी मोर्टेलिटी बहुत ज़्यादा है, 100 में से 90% तक मरीज मर जाते हैं उसमें। और फिर उसमें शरीर का अन्य हिस्सा जैसे किडनी फेल हो जाता है, हार्ट फेल हो जाता है, तो ये सारा कुछ एक मल्टीपल ऑर्गन का जहाँ पे भी इन्वॉल्वमेंट होने का संभावना है, वहाँ मेरा रोल हो जाता है कि अब वो कहाँ, अब तो हर एक डॉक्टर, अब तो नहीं है कि 5 डॉक्टर मिलके उसको ट्रीट करेंगे, तो देयर विल बी ओनली 1 डॉक्टर हु विल, जो उनका हर एक कुछ का इलाज कर रहा होगा। तो दैट इज माय सुपर स्पेशलिटी। अगर मान लीजिए कोई, जिस तरह से आपने बताया, जो मतलब कब अगर किसी तरह का पेशेंट इमरजेंसी में होता है, जिसको अगर काफ़ी अचानक से दिक्कत हो गया और उसको पता नहीं चल पा रहा है, तो ये कंफ्यूजन भी मैं थोड़ा दूर करना चाहता हूँ आपके माध्यम से। इमरजेंसी जो है वो है कि जो तुरंत लाइफ थ्रेटनिंग है किसी भी तरह का, उसको वहां पे रोकना, बचाना। अच्छा, लेकिन अब उसको कंप्लीटली ठीक करके कौन निकालेगा? तो वहां से लेके, चाहे वो ओपीडी के थ्रू पेशेंट आए या वो इमरजेंसी के थ्रू आए या वो पोस्ट ऑप पेशेंट हो, जैसे कभी कभी सर्जरी के बाद कॉम्प्लिकेशन हो जाता है, ब्लीडिंग ज्यादा हो गया या कोई भी, तो ये पेशेंट को तुरंत तो मान लीजिए हमने 1-2 घंटे में इमरजेंसी में देख के ठीक किया, उसके आगे मरीज तो ठीक नहीं हुआ है। मरीज ठीक होने का क्या मतलब है? मरीज का पूरा शरीर स्वस्थ होके वो अपने घर जाए, तो मरीज फिर मेरे पास ही आएगा। इस तरह का मरीज इनिशियल रिससिटेशन कहते हैं, मतलब इनिशियली शुरुआत में जान बचाना दवाइयों के द्वारा, फ्लूइड के द्वारा, न्यूट्रिशन के द्वारा, और उसके बाद जब पेशेंट आता है क्रिटिकल केयर यूनिट में, तो वो उस पेशेंट का हेड टू टो एग्जामिनेशन करके हमें ये देखना पड़ता है कि मरीज को क्या क्या दिक्कतें हैं, उसका कौन कौन सा हिस्सा इन्वॉल्व हुआ है, फिर उसका कंप्लीट एक इलाज होता है। इन्फेक्शन इसमें बहुत बड़ा कारण है, जैसे आपने अभी चर्चा किया डायबिटीज का, लिवर संबंधित, ये सारे मरीज जब बीमार पड़ते हैं तो ये सोचना कि दवाई खाने से बीमार पड़ गए, ऐसा होता नहीं है। जैसे कोई मरीज है, उसको बीपी की दवा चल रही है, अब मरीज का बीपी अचानक से दवा खाने के बाद 60 हो गया, जो 120 होना चाहिए था वो 60 हो गया, तो हमें ये सोचना पड़ता है कि वो बीपी का, क्योंकि एक जनमानस का भावना है कि बीपी की दवा खाए इसलिए ऐसा हो गया, नहीं, ये सोचना पड़ेगा कि उसके पीछे क्या है, और मोस्ट ऑफ द टाइम उसके पीछे इन्फेक्शन होता है। अच्छा, तो इन्फेक्शियस डिजीज जो है वो क्रिटिकल केयर स्पेशलिस्ट का एक वो एक स्ट्रॉन्ग होल्ड होता है कि जो भी इन्फेक्शन रिलेटेड चीज़ है, क्योंकि बहुत सारे इन्फेक्शन है, बहुत सारे तो जांच भी अभी हमारे शहर में उपलब्ध नहीं है, जैसे स्क्रब टाइफस का। अच्छा, तो मेरे पास मरीज आई, उसको मेनिंजाइटिस था, दिमागी बुखार था, लेकिन साथ में उसका लिवर फेलियर था, उसका किडनी फेलियर था। तो बिकॉज कि इस पेशेंट को मैंने क्लिनिकली इवेल्युएट किया, मेरा अपना डायग्नोसिस था कि इस पेशेंट को स्क्रब टाइफस है, जो कि अगर आप देखेंगे तो हमारे क्षेत्र में अभी तक घोषित नहीं है कि यहाँ होता है। लेकिन वो मरीज जो 60/30 के बीपी पे आई थी, अपने घर में चलते हुए गई जिंदा, लिवर भी ठीक हुआ, किडनी भी ठीक हुआ, ब्रेन भी ठीक हुआ। 60/30 का बीपी था। हाँ, वो आई और वो जिंदा वापस गई, क्योंकि उसका एक क्लिनिकल डायग्नोसिस। ऐसे कंडीशन में तो पेशेंट का बचना बहुत मुश्किल हो जाता है, लगभग नामुमकिन सा रहता है। बट वहीं पे मुझे तो काम करना है जो डॉक्टर, मुझे तो अपना मैं 100% देता हूँ। अगर किसी मरीज का बचने का संभावना 5% भी है तो मैं ये बताऊंगा आपको कि आपका मरीज का संभावना बचने का 5% ही है, लेकिन उस 5% पे तो मैं काम करूंगा कि उसका जान बचा सके। तो यही मेरा पहला, हाँ, तो अब लेकिन वो जान मैं तभी बचा सकता हूँ जब मैं पहला तो सही उसका बीमारी पकड़ूं कि क्या है, और मेरे पास उतने एडिक्वेट इक्विपमेंट्स हों। तो अगर ये दोनों है तो अभी आपके क्लिनिक पे ये सारे इक्विपमेंट्स रहते हैं। देखिए, जैसे मेरे क्लिनिक पे अभी मैंने पीएफटी मशीन रखा है, मैं एक ब्रोंकोस्कोप मंगवा रहा हूँ,
मैं एंडोस्कोप भी मंगवा रहा हूँ, जो जैसे किसी पेशेंट का मैंने अभी बताया लीवर फेलियर है। अब वैसे मरीज का क्या होता है, जो हमारा लीवर है और हमारा स्प्लीन है उसके बीच में एक खून की नली होती है, उसको हम लोग पोर्टल वेन कहते हैं। तो उसका प्रेशर बढ़ जाता है। उसका प्रेशर बढ़ने से हमारे शरीर में जहाँ जहाँ पे भी जो वेन्स होते हैं, नस होती है खून की, उनका कनेक्शन होता है, उसमें फुलाव हो जाता है। उसको हम लोग कहते हैं वेराइसिस, और वो फट जाता है, उससे होता है ब्लीड। तो उसको डायग्नोज करके रोकना बहुत इंपॉर्टेंट है। उसको रोकने के लिए मुंह से नली डाल के आप देख सकते हैं। अच्छा, शुरुआत में या तो लैट्रिन के मार्ग से, पैखाना के मार्ग से आप देख सकते हैं, या ऊपर से देख सकते हैं, और उसको फिर बेंडिंग करते हैं। ये गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट लोग यूजुअली करते हैं। बट अगर पेशेंट आपका सिक है और इनिशियली आपको इवेल्युएट करना है, तो एज ए सुपर स्पेशलिस्ट और क्रिटिकल केयर मेडिसिन आपके पास वो सामान होना चाहिए। ब्रोंकोस्कोपी तो हमारा डोमेन है ही। जैसे अभी कोविड में जो अभी आप लोग देखे, सारा रोल ही आईसीयू का था, और सारा कुछ पेशेंट का वो हो गया। अब जैसे पेशेंट सांस के मरीज भी हमारे पास आते हैं, अब दम्मा है, वहीं पे आ रहा था, जो सांस और फेफड़ा से रिलेटेड अगर कोई मरीज है, बिल्कुल बिल्कुल। अभी आप देखिए कि अपने शहर का जो 25 साल पहले था और जो अभी है, ये जो हमारा वातावरण बदला, बिल्कुल कंप्लीटली चेंज हो गया, इतना प्रदूषण हो गया, सब कुछ हो गया। तो अभी जो पेशेंट आ रहे हैं मेरे पास, वो सारे आ रहे हैं। अभी जो दम्मा के मरीज हैं वो आ रहे हैं, लेकिन उनको पता नहीं है। यंग पेशेंट हैं, बच्चे 14 साल के बच्चे, कल 22 साल का लड़का या टीचिंग करता है, उसको भी नहीं पता उसको दम्मा है। तो ये बेसिकली एक सिंपल सा पीएफटी करने से, पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट, सांस की मशीन की जांच है, उसको करने से वहीं बेड साइड मुझे पता चल गया कि उस मरीज को दम्मा है। उसको मैंने उसी समय नेबुलाइज किया। नेबुलाइज का मतलब होता है मास्क लगा के उसमें दवाई डालते हैं और वो सांस के रास्ते से अंदर जाता है। वो मैंने किया, वापस से उसका मैंने पीएफटी किया, फंक्शन टेस्ट, लंग का फंक्शन टेस्ट, वो इम्प्रूव कर गया। तो ऑन द स्पॉट उसको ये पता चल गया कि उसको दम्मा है। ये सबसे इम्पोर्टेंट है। ये मैंने ओपीडी में ही कर लिया, मैंने उसको आईसीयू जाने से रोक दिया। क्या बीमारी है, वो पहले पता होना चाहिए। ये पता, और वो अगर आपको पता चल गया तो बेहतर इलाज हो सकता है। तो उसको उसी समय पे ये डायग्नोसिस, जैसे हम लोग स्कूल में देखते हैं, जो अगर टीचर को अगर ये पता चल जाए जो इस छात्र को कहाँ कमी है, बिल्कुल उसका उसका अगर वो पता चल जाए तो उसको वो बेहतर पढ़ाई करवा सकते हैं। तो वही रोल टीचर, क्योंकि वो बोल रहा है कि 3 महीना से मुझे खांसी हो रहा है, खांसी के बाद दर्द हो रहा है। तो उसका मैंने पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट किया। पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट में 22 साल का लड़का का बिल्कुल हाफ आया, जो नॉर्मल रहना चाहिए उससे। फिर मैंने उसको नेबुलाइज किया, और नेबुलाइज करने के बाद तुरंत ठीक हो गया। अब क्या है कि अब उसको दमा है, ये उसको पता है। अब उसको क्या प्रिकॉशन लेना है वो उसको पता है, वो पता है। क्या दवाई लेनी है और कब लेनी है ये भी उसको पता है। तो अब बताइए कि अब उसका कभी भी क्रिटिकल होने का संभावना पहले के मुकाबले तो काफी कम हो गया। 0 तो कभी नहीं हो सकता है, लेकिन वो तो काफी कम हो गया। तो इसीलिए अब मरीज, जैसे मान लीजिए यही सावधानी बरतेगा, लोग अगर पता चल जाता है, दवाई लेगा। मुझे अगर ये पता है इस सड़क पे यहाँ गड्ढा है, तो मुझे गाड़ी यहाँ स्लो करनी है, ये बात लोगों को पता है। 100% जो हमें क्या खाना है, कैसे रहना है, ये पता चल जाता है। बिल्कुल। अब ये सही, यही मरीज है सांस वाले। अब इनको पहले हम लोग सोचते थे कि जो मरीज वेंटिलेटर पे गया वो नहीं निकलेगा। अब किसी तरह का भी, किसी भी कारण से मरीज को वेंटिलेटर पे रखना। वेंटिलेटर क्या है? वेंटिलेटर वही है जो लंग्स है, जो हमारा फेफड़ा है वही है वेंटिलेटर। बस लंग्स अंदर से स्वतः काम करता है, वेंटिलेटर बाहर की एक मशीन है जिससे हम लोग सांस देते हैं। तो अब किसी भी कारण से, चाहे वो फेफड़े के कारण से या ब्रेन के कारण से, अगर मरीज चला गया वेंटिलेटर पे, तो सिर्फ वेंटिलेटर पे डालना मेरा काम नहीं है डॉक्टर का। वेंटिलेटर पे से वो कब निकल सकता है, वो कैसे निकल सकता है या नहीं निकल सकता, ये काम जो है वो एक क्रिटिकल केयर मेडिसिन का जो सुपर स्पेशलिस्ट है वही तय कर सकता है। और इसके अलावा मुझे नहीं लगता है, बहुत सारे लोग एक्सपर्ट हैं इसमें, लेकिन मुझे नहीं लगता है, क्योंकि मैंने देखा यहाँ पे आके, जो मैंने ऑब्जर्व किया सब जगह जाके, जो लेवल ऑफ वेंटिलेटर भी है वो भी अभी नहीं है। जो कंपनी वाले आते हैं उनके पास वो मोड्स भी नहीं है। तो अब आप सोचिए कि बस आपको दिल्ली जाने में 12 घंटा लग रहा है, लेकिन वो सामान जो आपको यहाँ रह के आपको ठीक कर सकता है, वो सामान अभी तक अवेलेबल नहीं, क्योंकि कॉस्ट का फैक्टर है, बहुत सारा फैक्टर है। बिल्कुल। तो क्योंकि वो मशीन आएगा तो बहुत कॉस्टली है। तो अब उसके जगह पे अगर हम सस्ता सामान रख लेंगे तो मरीज का पूरा इलाज तो नहीं हो पाएगा, कभी नहीं हो पाएगा। तो बहुत सी बेसिक चीज है, जैसे इसके लिए हम लोग यहाँ पे एक आर्टरी होती है, यहाँ से हम लोग आर्टेरियल ब्लड गैस एनालिसिस करते हैं। अब उस एनालिसिस में कुछ पैरामीटर्स होते हैं जिसको देख के ये पता चल जाता है तुरंत ही, विदिन 2 मिनट, कि मरीज का कंडीशन क्या है, कंप्लीट कंडीशन क्या है, उसका ऑक्सीजन का स्टेटस क्या है, मरीज को क्या शरीर में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा तो ज़्यादा नहीं हो गई है, मरीज को क्या शरीर में एसिड की मात्रा तो ज़्यादा नहीं हो गई है।
और उसके हिसाब से फिर उसका इलाज हो जाता है। और उसमें अगर लैक्टेट बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है तो हमें ये भी पता चल जाता है कि इस पेशेंट को बचने का संभावना कितना है। जैसे मेरे मरीज का बचने 8 का लैक्टेट है उसका, अब मुझे पता है कि मरीज का बचने का संभावना बहुत कम होते जा रहा है, धीरे धीरे लैक्टेट बढ़ता जा रहा है। फिर उसी मशीन से मैं ये देख लूंगा, बाद में फिर जांच करूंगा, तो उस जांच से मुझे पता चलेगा अगर धीरे धीरे कम हो रहा है तो मरीज इंप्रूव कर रहा है नहीं। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो सिर्फ हमें अभी तक जो है बड़े शहरों में मिल रही थी। बिल्कुल। और ये चीज हमें बताने वाला कोई था ही नहीं यहाँ पे, चाहे वो मेरा परिवार हो, आपका परिवार, किसी को कोई बताने वाला नहीं था। तो ये तो मैं यहाँ पे अवेलेबल कर रहा हूँ सब कुछ। ये ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, एक चीज और है, जो थायराइड जो प्रॉब्लम है अक्सर देखा जाता है काफी लोगों में। हाँ, हमारा ये जो बेल्ट है ना, जो हम लोग देखते हैं जो मैदानी इलाका है, यहाँ पे कुछ इम्बैलेंस है हम लोगों के, फिर से वही खान पान और इसका बिल्कुल, और कुछ एंटीबॉडी का है और जगह का भी है, वो एक क्षेत्र विशेष में ऐसा है। तो यहाँ पे नॉर्मल से ज्यादा हम लोग हाइपोथायराइडिज्म के पेशेंट देखते हैं। हम लोग सब बोलते हैं थायराइड हो गया, थायराइड हो गया। तो थायराइड दो प्रकार से होता है, थायराइड के ग्लैंड का कम काम करना और थायराइड के ग्लैंड का ज्यादा काम करना। अच्छा। तो जो कम काम करेगा वो मरीज धीरे धीरे मोटापा उसमें बढ़ता है, शरीर में सूजन आता है, किसी भी काम में मन नहीं लगना, सुस्ती रहना, बिल्कुल इस तरह का ये जो है वो थायराइड के फंक्शन, थायराइड का जो ग्लैंड है उसका फंक्शन जब कम होता है उसमें होता है। जो थायराइड का ग्लैंड का फंक्शन ज्यादा होता है तो उसमें लोगों को गाइटर हो सकता है, आंख निकल आता है बाहर, ज्यादा गर्मी लगना। तो ये अलग अलग तरह से प्रेजेंट करता है। और इस तरह के कोई भी मरीज है तो उसका फिर से वही बात, डायग्नोसिस करें, जांच कराएं, एक हम लोग थायराइड फंक्शन टेस्ट, उसमें से हम लोग जांच करें और हम पता कर ले कि हमको मरीज को किस दिशा में ट्रीटमेंट करना है। थायराइड के भी पेशेंट आपके पास आते हैं? बिल्कुल बिल्कुल आते हैं और काफी खुश होके जाते हैं वापस। अच्छा, चलिए बहुत अच्छा। जो हमारे क्षेत्र के काफी लोग हैं जो थायराइड से परेशान भी रहते हैं, जी, जी। और वो अब आपके पास भी आ रहे हैं और वहाँ से जो है वो ठीक होकर के भी जा रहे हैं। जी, जी। सर, ये मस्तिष्क और नस से रिलेटेड अगर कोई चीज हो जाती है, मान लीजिए मस्तिष्क से रिलेटेड किस तरह की बीमारी होती है और क्या सब लोगों को प्रॉब्लम होता है? देखिए, मस्तिष्क तो हमारे पूरे शरीर को कंट्रोल करता है, शरीर के हर एक हिस्से को कंट्रोल करता है। तो अभी हम लोग डायबिटीज का चर्चा किए, ब्लड प्रेशर का चर्चा किए। बहुत सारे लोग जो हमारे पास आते हैं वो तो क्लिनिक के फर्स्ट विजिट में पता चल जाता है कि इनका बीपी या डायबिटीज कंट्रोल्ड है कि नहीं है। तो ऐसे मरीज जिनका ये कंट्रोल नहीं रहता है उसको ब्रेन में स्ट्रोक होने का चांस होता है। अब स्ट्रोक दो तरह से हो सकता है, या तो जो नस है हमारे शरीर में ब्रेन के अंदर वो बंद हो जाए तो उस एरिया में इन्फार्क्ट हो जाता है, और या उसके अंदर में हेमरेज हो गया। ठीक है, अब इसका मैनेजमेंट दो तरह से हो सकता है। एक तो अगर ब्रेन के अंदर में इतना ज़्यादा प्रेशर हो गया कि उसका ज़िंदगी बचाने के लिए ऑपरेशन करके उस हिस्से को हटाना, ये लास्ट है। उससे पहले क्या है कि उसका मेडिकली हम मैनेज करें कि क्या है, क्या वो ब्लीड है, अंदर में खून बहा है या अंदर में खून जमा है, दोनों का इलाज अलग है। अच्छा, अगर मान लीजिए किसी को चोट लगता है, सेम प्रेजेंटेशन के साथ, सेम प्रेजेंटेशन के साथ। तीसरा है कि किसी को चोट लग गया, उसके अंदर का क्या है, तो वो पेशेंट का उम्र कितना है, किस सेवियरिटी से उसको चोट लगा है, इस सारे बात पे न्यूरोलॉजिकल केस का आउटकम डिपेंड करता है। जो मस्तिष्क संबंधित जो भी बीमारी है उसका आउटकम, इस सारी बहुत सारे फैक्टर होते हैं। एज क्या है, क्या चोट लगा है, क्या अंदर में खून बहा है, स्वतः अपने आप खून बहा है, या अंदर में खून का जमाव हुआ है। तो मरीज, क्योंकि ये सिर्फ मरीज के लिए नहीं, मरीज के परिवार के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि मरीज डिपेंडेंट हो जाता है, पैरालाइज्ड पड़ा रहता है, फिर आपको सारा केयर करना, बिल्कुल पूरा परिवार। ऐसे कई सारे मरीज होते हैं जो रिकवर नहीं करते हैं, जैसे वेंटिलेटर पे रहते हैं, फिर उनको वेंटिलेटर से निकालने के लिए मुझे ट्रैकियोस्टोमी भी करना पड़ता है, वो भी मैं कर लेता हूँ, क्योंकि मेरा तो काम ही है कि जो भी काम वहाँ हो सकता है, चाहे किसी को फेफड़े के अंदर बहुत पानी भर गया तो पानी निकालने से लेके ब्रेन के अंदर का पानी निकालना तक ही मेरा काम। तो ये एक, क्योंकि हेड टू टो आप कह सकते हैं, मल्टी ऑर्गन स्पेशलिस्ट आप इसको एक तरह से समझ सकते हैं कि ये क्या सब कर सकते हैं और कितने आसानी से कर सकते हैं। जहाँ पे चीज़ों को समझने के लिए आपको बहुत टाइम चाहिए, वहाँ पे क्रिटिकल केयर सुपर स्पेशलिस्ट जो होता है चीज़ों को बहुत फोकस्ड वे में बहुत तुरंत समझता है और इमीडिएट इलाज होता है, तो मरीज का आउटकम बढ़ जाता है। ये हमने कोविड के टाइम पे भी देखा। कोविड में मेरे कम से कम 12 से 15,000 पेशेंट है ऑल ओवर इंडिया, जिसको मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रीटमेंट किया है। कोविड के टाइम में तो काफ़ी पेशेंट थे। बिल्कुल, और उसको मैंने किया क्योंकि जब कोविड का फर्स्ट वेव आया था उस समय मैं पीजीआई चंडीगढ़ में था और मैं उस टीम का पार्ट था जिसने ये जो प्रोटोकॉल्स हैं, जो नियम है, कैसे रहना है, क्या करना है, आईसीयू का सेटअप करना और सब कुछ करना, मैं उस टीम का पार्ट था।
मैं फॉर्चुनेट था, प्रोफेसर जीडी पुरी मेरे हेड थे वहाँ पे, उनके निर्देश में मैंने वहाँ पे काम किया। सेकेंड वेव के दौरान मैं दिल्ली में था, दिल्ली एम्स में था। उस समय जितने भी हम लोगों के देश में पीए लोग हैं, बड़े बड़े से लोग से छोटे, सब एक ही हो गया था। एम्स में तो सब हो एक ही हो गया था। तो ये जो भी लोग हैं जो बड़े बड़े पोस्ट पे रहे हैं, मैं नाम नहीं लूँगा किसी का भी, वो सारे हमारे पेशेंट रह चुके हैं और बहुत सारे लोग ठीक होके गए। और अनफॉर्चुनेट पीरियड था वो हमारे देश के लिए, जिसमें बहुत सारा डेथ भी हुआ। कोविड का तो समय जो है, हम भी उस समय दिल्ली में ही थे और पत्रकारिता कर रहे थे, तो हमने भी वहाँ पर लोगों का सिचुएशन देखा हमारे साथ तो के वो इसीलिए मैंने ये डिसाइड किया कि उस समय देश से विदेश से बहुत सारे इंडियंस जो थे वो लंदन में थे। बहुत सारे बैंक के कर्मचारी थे, मेरे भाई साहब बैंक पे थे, तो एक ग्रुप था। अब उनको कौन ट्रीटमेंट देगा, तो वो अवेलेबिलिटी ऑफ डॉक्टर नहीं थे, और जहाँ अवेलेबिलिटी है वहाँ पे अफोर्डेबिलिटी नहीं था। बिल्कुल। तो मैंने उस समय भी यही डिसाइड किया था कि इस समय मैं किसी से चार्ज नहीं करूँगा कभी, और मैंने कोई चार्ज नहीं किया। और 12-15 हज़ार पेशेंट करीब मेरे रहे पूरे ऑल ओवर इंडिया, जहाँ से भी, इनसाइड इंडिया आउटसाइड इंडिया, जो भी लोगों ने मुझे अप्रोच किया मैंने उनको बताया, क्योंकि वो बेसिक चीज़ था कि आपको अपना हाइड्रेशन मेंटेन करना है। आपका ऑक्सीजन लेवल कम जाता है तो आप ऑक्सीजन सपोर्ट पे तभी जाएंगे। एक सेल्फ प्रोनिंग होता है, खुद ही छाती के बल लेटना, करवट बदल बदल के लेटना 6 घंटे के अंतराल पे, एक हम लोगों का ये था। और से उस प्रोटोकॉल से हमारे बहुत सारे मरीज की जान बची उस समय। तो मतलब कुल मिला के एज ए डॉक्टर मैं यही समझता हूँ कि फर्स्ट मुझे पेशेंट का बीमारी क्या है वो समझना, उसके हिस्ट्री से। अगर ये कहा जाए, जो अगर मिथिला और आसपास के, जो सहरसा और आसपास के जो लोग हैं, अगर बीमार होते हैं, किसी भी क्रिटिकल पोजीशन पे जाते हैं, या फिर आपको ये डर लगता है जो हमें कोई सिम्टम्स दिख रहा है, तो वो वहाँ पर आए और अपना जो है आपके पास आए। कोई भी मरीज जो आप जहाँ भी जा रहे हैं और दिखा रहे हैं, आप किसी भी डॉक्टर के पास जा सकते हैं। है जो वजह क्या है, और क्यों है, कैसा है, नहीं है, इमीडिएटली क्या हो सकता है उसके लिए। नॉर्मल से नॉर्मल बीमारी और जटिल से जटिल बीमारी, कोई भी तरह के पेशेंट मेरे पास आ सकते हैं। एज ए फिजिशियन मैं सबको देखता हूँ, बिल्कुल, और सबको ट्रीट करता हूँ उसी तरह से। और मैं यही बोलूँगा लोगों से आपके चैनल के माध्यम से कि मैं यहाँ पे आने के पीछे का उद्देश्य वही है कि मैं अपने फैमिली को, अपने पेरेंट्स को देखते हुए यहाँ पे आया हूँ। और पूरा शहर और पूरा जो मिथिला क्षेत्र है, मैं उसको अपने परिवार की तरह ही देखता हूँ। क्लिनिक चलाने का एक कॉस्ट होता है, वो हम लोग सब लोग एक मध्यवर्गीय परिवार से आते हैं, तो मैं सरकार जैसा तो फैसिलिटी नहीं करवा सकता हूँ। हाँ, लेकिन आपकी अफोर्डेबिलिटी के हिसाब से मेरे मरीज क्लिनिक से आज तक कोई भी मरीज ये कह के नहीं जा गया है कि उसके बाद पैसा नहीं है तो डॉक्टर का कंसल्टेशन नहीं होगा। वो कभी नहीं हुआ है। आज से 12-13 साल से मेरा प्रैक्टिस है, यहाँ से बाहर भी, और आगे भी यही रहेगा। मैं बस उनको यही कहना चाहता हूँ कि अपने हेल्थ के साथ आप उसी तरह व्यवहार करें जिस तरह से आप अपने खाना पीना, पहनावा और ज़मीन के साथ व्यवहार करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। उसको किसी अन्य के हाथ में ना सौंपे कि ये यहाँ बोल दिया तो यहाँ चले जाते हैं, वो वहाँ बोला तो वहाँ चले जाते हैं। आप खुद निर्णय लें, किसी भी डॉक्टर के पास जाएं, समुचित इलाज कराएं, और उसमें ये नहीं सोचें कि ऐसा हो गया तो अब ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, क्योंकि बिना इलाज के अभाव में तो फिर चीज़ें कॉम्प्लिकेट होंगी। बिल्कुल बिल्कुल। और एक बार चीज़ें कॉम्प्लिकेट होंगी तो वो नहीं संभाल पाएंगे। ठीक है डॉक्टर साहब, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। हमारे चैनल के जो दर्शक हैं उन तक भी बहुत अच्छा मैसेज गया होगा। क्या सब उनको करना चाहिए, किस तरह से अपना स्वास्थ्य को मेंटेन करते हैं, इन सब चीज़ों के लिए सुझाव देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपका भी बहुत धन्यवाद, और चैनल का भी बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे मौका दिया अपनी बात रखने का, और शायद मैं आपके चैनल के माध्यम से शहर और शहर के आसपास के क्षेत्र के लोगों के बीच में पहुंच सकूं और उन्हें बता सकूं कि आपके बीच में मैं हूं। जो आप पीजीआई और एम्स बोलते हैं, मैं वहीं से हूं और आपके बीच में आया हूं, आपका अपना बन के। धन्यवाद।